नमस्कार, मैं नरेश डारा। कल की क्लास में अपन है वो साइंस शुरू किया था। आज डे 2 है। अपना टॉपिक चल रहा था ब्लड, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता चुका था। जैसे सबसे पहले मैंने इसके दो भाग बताए थे आपको, द्रव भाग और एक जो दूसरा भाग था कोशिकीय भाग। कोशिकीय भाग, द्रव भाग मैंने आपको बताया था कि कितना परसेंट होता है, तो ये होता है 55%। और कोशिकीय भाग होता है आपका 45% यानी 45% होता है। द्रव भाग को मैंने कहा था प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। द्रव भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, जिसका रंग हल्का पीला होता है। और कोशिकीय भाग के अंदर आपको तीन चीजें बताई थी कि इसमें एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है। इस प्रकार तीन भाग से मिलकर बना होता है आपका कोशिकीय भाग, सेलुलर पार्ट। अब देखिए प्लाज्मा को भी मैंने आगे बताया था आपको कि इसमें 90% होता है। 90% क्या होता है? वाटर होता है। जो काफी बार पूछा गया है कि प्लाज्मा में कितने परसेंट जल पाया जाता है, तो 90% इसमें वाटर होता है। 7% भाग में इसमें प्रोटीन होती है। 5 प्रोटीन बताई थी आपको। उसके अलावा मैंने इसमें बताया था 3% भाग में जो अन्य कंपाउंड्स होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे आपका कैल्शियम है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा जो सोडियम है, क्लोरीन है, ये जो बीपी का लेवल होता है, ब्लड प्रेशर का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करते हैं। Mg होता है, मैग्नीशियम होता है जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है। यानी इस 3% भाग में इस प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें जो है वो प्रोटीन पाई जाती है। इसमें 5 प्रोटीन बताई थी आपको, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिपेरिन। हिपेरिन के लिए बताया था एंटीक्लोटिंग प्रोटीन बोलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो ऊपर वाली दो प्रोटीन थी वो क्या करती हैं? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन कल की क्लास में पढ़ चुके थे। इसके अलावा जो ये आपका कोशिकीय भाग है उसका आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस के बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ लिया था। आज डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो ब्लड ग्रुपिंग वगैरह है उन चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास में डब्ल्यूबीसी से। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ध्यान रखना, व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोल रहा हूं मैं, सेल्स नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, कार्पल्स। कार्पल्स यानी कणिकाएं होती हैं। जब ऑप्शन में सेल्स और कार्पल्स दोनों हो तो आपको कार्पल्स पे ही सही करना है, सेल्स पे नहीं करना है। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं होता है। रेड ब्लड कार्पल्स और व्हाइट ब्लड कार्पल्स इसकी फुल फॉर्म होती है। तो डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका आकार। डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा होता है? आरबीसी का आपको याद होगा, डिस्क की तरह बताया था, कल आपको चित्र बनाकर सब भी समझाया था। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की शेप होती है डब्ल्यूबीसी की कुछ। यानी मैं कह सकता हूं कि ये भी डब्ल्यूबीसी और ये भी डब्ल्यूबीसी, अर्थात एक अनियमित आकार होता है, इरेगुलर शेप होती है। कोई निश्चित आकार नहीं पाया जाता है डब्ल्यूबीसी का। लंबाई अपेक्षाकृत थोड़ी अधिक होती है लेकिन इसकी शेप है वो बार बार चेंज होती रहती है। इसके अलावा आपने ऐसा मिलता जुलता उदाहरण अमीबा का पढ़ा होगा। अमीबा, अमीबा की शेप भी क्या होती है? कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, कोई निश्चित शेप नहीं होती। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी की भी कोई निश्चित शेप नहीं पाई जाती है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है वो पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है डब्ल्यूबीसी की कि डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। कल आपने आरबीसी पढ़ा था, कमेंट करके बताएंगे आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं होता। अगर होता है तो किसके आरबीसी में होता है और नहीं होता तो किसमें नहीं होता, कमेंट करके आप ये बताएंगे। लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, ये ध्यान रखेंगे आप बात। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं आरबीसी के जीवन काल की। जो आरबीसी का जीवन काल होता है, लाइफ टाइम होता है, वो कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, लेकिन जो जनरल जो इसका है वो 2 से 4 दिन के बीच में ही मिलेगा आपको डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। जबकि आरबीसी का कितना होता है? 120 दिन होता है। देखिए सारी चीजों को साथ साथ में रिवीजन करवा रहा हूँ आपका आरबीसी का। अगर नहीं पढ़ा है तो पहली क्लास से आप आरबीसी को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो बेसिक चीजें आपको मैंने जो रिवाइज करवाई है वो सारी चीजें पहले वीडियो में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की कुछ अन्य चीजें देखते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण आरबीसी का कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। इसका कहाँ होता है? येलो, जो वाईबीएम बताया था आपको, येलो बोन मैरो, यानी ये जो येलो बोन मैरो थे उसके अंदर किसका निर्माण होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा लिम्फ नोड के अंदर भी इसका निर्माण होता है। लिम्फ नोड के अंदर भी लिम्फ
नोड के अंदर भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। लेकिन डब्ल्यूबीसी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है कि डब्ल्यूबीसी के कुछ एक प्रकार होते हैं जो अपने को देखने होते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसके प्रकार से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डब्ल्यूबीसी है वो किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए कौन सी सामने आती है। तो उन सारी चीजों को देखेंगे अपन डिटेल से। चलो मैं लिखता हूँ डब्ल्यूबीसी के प्रकार। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी के जो नाम है ये मैंने 5 प्रकार के डब्ल्यूबीसी के नाम लिखे हैं। एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। इनमें जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है अपने ब्लड में, सबसे कम मात्रा में किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, तो आप क्या आंसर करोगे? बेसोफिल। बेसोफिल प्रकार की डब्ल्यूबीसी है वो सबसे कम मात्रा में पाई जाएगी। जबकि सबसे ज्यादा अगर पूछी जाए कौन सा आंसर सेल करोगे? न्यूट्रोफिल। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी डब्ल्यूबीसी? न्यूट्रोफिल। सबसे कम मात्रा में कौन सी? बेसोफिल। सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी कौन सी? मोनोसाइट। सबसे बड़ा आकार, सबसे बड़ा आकार यानी सेब के अंदर सबसे बड़ी कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है, तो वो होती है आपकी मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट की मैं अगर बात करूं तो लिम्फोसाइट का जो कार्य है होता है वो होता है एंटीबॉडीज का निर्माण करना, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, प्रतिरक्षियों का निर्माण करना, प्रतिरक्षियों का निर्माण। अब देखिए जो लिम्फोसाइट होती है इसको भी आगे अपन डिवाइड करते हैं टी लिम्फोसाइट वगैरह में, इसके जो प्रकार होते हैं। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम्स के हिसाब से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी के ये 5 प्रकार होते हैं: एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब देखिए लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षियों का निर्माण करना। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, लिम्फोसाइट वाला और जो सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे बड़े आकार वाले। ठीक है, एसिनोफिल से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखते हो जो एलर्जी वगैरह होती है, एलर्जी के लिए रेस्पॉन्स करने के लिए सबसे पहले जो आपकी डब्ल्यूबीसी कार्य करती है वो एसिनोफिल करती है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का कार्य है क्या? बेसिकली क्या होता है कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो अपने शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य करती है, प्रोटेक्शन देती है अपने को। तो देखिए जैसे कोई भी हानिकारक जीवाणु है, बैक्टीरिया, वायरस है, उसके संपर्क में अपन आते हैं तो बीमार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा होता है क्या? हम वायरस या बैक्टीरिया, कीटाणुओं के संपर्क में तो एनी टाइम आते रहते हैं, लेकिन हर टाइम अपन बीमार नहीं पड़ते। इसका कारण क्या है? डब्ल्यूबीसी। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? जो भी अपने शरीर में हानिकारक जीवाणु या कीटाणु जो पहुंचे हैं उनको क्या करेगी? नष्ट करेगी। अपने ब्लड के अंदर ही उनको बिना प्रभावित किए नष्ट कर देगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो डब्ल्यूबीसी है वो रिस्पॉन्स करने के लिए आएगी। अब डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, जैसे एलर्जी वगैरह तो होता है, तो उसके अंदर एसिनोफिल प्रकार की डब्ल्यूबीसी काम करती है। अलग अलग डब्ल्यूबीसी के अलग अलग काम होते हैं। तो इसमें जो लिम्फोसाइट प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडी क्या करते हैं? जो एंटीजन्स आए अपने शरीर में, जो एंटीजन आए हैं उनको नष्ट करेगा कौन? एंटीबॉडीज। ध्यान रखना, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, ये एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है? शरीर के लिए फायदेमंद होता है, अपने को बीमारियों से बचाएगा। क्या करेगा? एंटीजन को मार देगा। जबकि एंटीजन क्या करता है? अपने को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। एनी टाइम जो क्या होगा? एंटीबॉडी है वो एंटीजन को क्या करता है? समाप्त करता है या नष्ट करता है। तो ध्यान रखना, एंटीबॉडीज का निर्माण किसने किया? लिम्फोसाइट ने किया। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें थी डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब देखिए जो इनकी डब्ल्यूबीसी की संख्या है, अगर ये संख्या घट जाएगी तो क्या होगा? साधारण सी बात है, जो डब्ल्यूबीसी का कार्य है प्रतिरक्षियों से रक्षा करना, वो कार्य प्रभावित होगा। ये ऐसा नहीं कर पाएगी, यानी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होगी, अपनी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होगी, प्रतिरोधक क्षमता होगी, उसके अंदर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। किससे? डब्ल्यूबीसी की कमी से। यानी डब्ल्यूबीसी की कमी होने से क्या होगी? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी और इस बीमारी को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, LEU। ल्यूकोपेनिया किसे कहते हैं? जब शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है। नॉर्मली तो सीधा आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होगा? प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन अगर स्पेशल बीमारी का नाम पूछे तो क्या बोलते हैं इसको? इस डिजीज को कहते हैं ल्यूकोपेनिया, जिसमें शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, देखिएगा डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी तो क्या बोलोगे? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गई वो, ठीक है, तो
कोई भी चीज अगर एक्सेस में है तो भी वो क्या करती है, खराब करती है, नुकसानदायक होती है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो उस बीमारी को अपन बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। और साधारण भाषा में आपने इसका सुना भी होगा ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर आपने सुना होगा। ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया जो होता है वो किसके कारण होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने के कारण होता है। अब देखिए ये ल्यूकेमिया नाम आपको ल्यूकोसाइट से मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या? याद कीजिए कल की जो क्लास थी, अपन पहली क्लास थी, उसमें आरबीसी का दूसरा नाम बताया था आपको एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का बताया था ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का बताया था थ्रोम्बोसाइट। ये जो दूसरे नाम बताए थे मैंने आपको, ये जो सेकंड नेम बताए थे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अदरवाइज आपको हेल्प तो करेंगे चीजों को याद रखने में। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या, ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट अगर ज्यादा हो गया यानी डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगी, ल्यूकोसाइट की संख्या अगर बढ़ती है तो आपको कौन सी बीमारी होगी, ल्यूकेमिया डिजीज हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने से या ल्यूकोसाइट की संख्या बढ़ने से कौन सी डिजीज होती है, ल्यूकेमिया, जिसे साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया था, डब्ल्यूबीसी के बारे में चीजें पढ़ रहे हैं। एक चीज और देखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो। अपने शरीर में आरबीसी की संख्या काफी ज्यादा होती है जबकि डब्ल्यूबीसी उतनी नहीं होती। अगर आप रेशो देखोगे, कंपैरिजन करोगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की जो नंबर्स का, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो होता है 600:1, 600:1, 600 अनुपात 1 में पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। कहने का मतलब अगर 600 आरबीसी है आपके शरीर में टोटल, तो आपके शरीर में टोटल 1 डब्ल्यूबीसी मिलेगी। ठीक है, ये आपका रेशो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। आगे जो कोशिकीय भाग में तीसरा भाग बचता है आपका, वो करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। हिंदी में मैं तो प्रीफर नहीं करूंगा आपको कि हिंदी वर्ड आप याद कीजिए। प्लेटलेट्स आपने सुना है, डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम होती हैं, लेकिन बिम्बाणु नाम आपने शायद नहीं सुना होगा। तो साइंस जो है, बायोलॉजी का जो पोर्शन है, वो ज्यादातर आपके लिए फायदे में रहेगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़ो, क्योंकि जो ऑप्शंस मिलते हैं कई बार सीधा बिम्बाणु नाम ना देके इस तरह से दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप इंग्लिश को ज्यादा ध्यान रखिए। अगर हिंदी भी आप याद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इंग्लिश आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा बायो वाले पोर्शन में कम से कम। ठीक है, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु, अगर मैं इसकी बात करूं, बिम्बाणु का आकार होता है वो कैसा होता है, तो ये होता है गोली आकार, स्फेरिकल शेप होता है, गोले की तरह आकार होता है। आरबीसी का भी एक फिक्स आकार था, डब्ल्यूबीसी का फिक्स नहीं था, इरेगुलर शेप था अमीबा की तरह। और प्लेटलेट्स का क्या होता है, एक फिक्स आकार होता है, गोले के आकार की होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, केंद्रक की मैं अगर बात करूं, क्या इसमें न्यूक्लियस मिलेगा, नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों में सिर्फ और सिर्फ जो न्यूक्लियस होता है, वो केंद्रक होता है, वो किस में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जो दो अपवाद थे वो आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिए थे। तो प्लेटलेट्स के अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके जीवन काल की, तो कितना होता है, 3 to 5 डेज होता है, 3 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का। और प्लेटलेट्स की अगर मैं बात करूं कलर की, रंग की, तो कलर होता है इसका स्लाइटली येलो, हल्का पीला रंग होता है इसका। और मुख्य कार्य अगर पूछा जाए तो इसका मुख्य कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य भी क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती है। दूसरा नाम आपको पहले वीडियो से याद होगा, क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट देखिएगा, जो ये रक्त का थक्का है ना, कई बार काम में आया है, विटामिन पढ़ोगे उसमें भी आएगा। तो क्या करते हैं कि आज ब्लड ग्रुप से पहले आपको ये पूरी प्रोसेस यही समझा देते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिएगा इस वीडियो को पूरा। तो देखिए, यहां से शुरू करते हैं अपन। ब्लड के अंदर मैंने बताया आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 भाग होते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, ये आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा मैंने बताया कि ब्लड के अंदर 5 प्रकार की प्रोटीन मिलती है आपकी, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और हिपेरिन। मैंने कहा था प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ना, ये दोनों प्रोटीन सहायता करती है ब्लड की क्लॉटिंग होने में, ब्लड का थक्का जमाने में। अब देखिए कैसे होती है पूरी प्रोसेस, कैसे ये सहायता करती है। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए आपको या किसी को चोट लगती है,
इंजरी होती है, उसकी बॉडी में इस तरह से छेद हो जाता है, जख्म हो जाता है, जहां से खून बहना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि जो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, जहां चोट लगती है वहां थ्रोम्बोसाइट नष्ट होंगी, और जो नष्ट होकर जो पदार्थ बढ़ेगा उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्ट। ध्यान रखना, सबसे पहले इंजरी होगी, जैसे ही चोट लगेगी थ्रोम्बोसाइट यानी जो प्लेटलेट्स हैं वो नष्ट होंगी उस स्थान पर, और किसका निर्माण कर लेंगे, थ्रोम्बोप्लास्ट का निर्माण हो जाता है। अब देखिए ये जो प्रोसेस है, 3 रिएक्शंस है, ये मैंने कहां से लिखी। सबसे पहले क्या होता है, लीवर जो होता है अपने शरीर का जो एक अंग है, लीवर यकृत, विटामिन के की उपस्थिति में, विटामिन के अपन लेते हैं, विटामिन के की उपस्थिति में क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, वही तो प्रोटीन है जो ब्लड में पाई जाती है, यानी ब्लड में पाई जाने वाली ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, इसका निर्माण किसने किया, लीवर ने किया। ये तो ऑलरेडी अपने ब्लड में होती है, अगर नहीं है तो मतलब उस टाइम क्या करेगा, लीवर किसका निर्माण करेगा, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करेगा। कहने का मतलब आपको ये समझना है कि प्रोथ्रोम्बिन कहां से आया, ब्लड में पाई जाने वाली प्रोटीन कहां से बनती है, लीवर के कारण बनती है, और किसकी उपस्थिति में बनती है, विटामिन के की उपस्थिति में। यानी अगर विटामिन के की कमी है तो प्रोथ्रोम्बिन की क्या होगी, कमी होगी। तो प्रोथ्रोम्बिन अगर नहीं है तो ये आगे वाली रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी, इसलिए बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन इंपॉर्टेंट है किसमें, ब्लड क्लोटिंग में। चलिए देखिए आगे काम क्या है प्रोथ्रोम्बिन का। दूसरी रिएक्शन में देखिए, जब चोट लगने की बाद की कंडीशन है, प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा, लीवर में जाएगा, और लीवर थ्रोम्बोप्लास्ट ये जो बढ़ चुका है इसकी उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन में बदल देता है। कहने का मतलब अगर आपके शरीर पे चोट लग चुकी है, जख्म हो चुका है, तो थ्रोम्बोप्लास्ट बन चुका है, और थ्रोम्बोप्लास्ट अगर बन चुका है तो लीवर क्या करेगा, इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा, थ्रोम्बिन में बदल देगा। किस में बदल देगा, थ्रोम्बिन में। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आपको प्रोसेस पूरी रटनी नहीं है, लेकिन कैसे क्या क्या चीजें काम आती है ब्लड क्लोटिंग में, वो समझने के लिए इसे समझना हल्का सा जरूरी है। अब देखिए एक बार किसका निर्माण हो गया, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन गई। अब जैसे ही थ्रोम्बिन बढ़ेगी तो ये जो आपकी दूसरी प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन किस में बदल जाएगी, फाइब्रिन में बदल जाएगी। लेकिन इसको जो कंडीशन चाहिए फाइब्रिन में बदलने के लिए, वो क्या चाहिएगी, पहले से आपके शरीर में थ्रोम्बिन होना चाहिए। थ्रोम्बिन कैसे बना, जब आपको थ्रोम्बोप्लास्ट है, थ्रोम्बोप्लास्ट यानी प्लेटलेट्स थी, तो यानी प्लेटलेट्स की जरूरी थी। अब देखिए फाइब्रिनोजन है, किसमें बदल रही है, फाइब्रिन में बदल रही है, लेकिन चाहिए क्या, थ्रोम्बिन और कैल्शियम। ठीक है, थ्रोम्बिन और कैल्शियम चाहिए। यानी इससे जो कंक्लूजन निकल के आया कि थ्रोम्बिन और कैल्शियम अगर नहीं होगा तो फाइब्रिनोजन किसमें नहीं बदलेगी, फाइब्रिन में नहीं बदलेगी। अब देखिए फाइब्रिन का निर्माण हो चुका है। अब ये फाइब्रिन क्या करेगी, जख्म वाली जगह पे पहुंचेगी, घाव पर पहुंचेगी, और इस तरह से क्या करेगी, एक प्रकार से अपने फाइबर का जाल बना लेगी, और इस जख्म को क्या कर देगी, पूरी तरीके से सील कर देगी, बंद कर देगी, और इस प्रकार से ब्लड का क्या हो जाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी उस जगह पर, और खून बहना बंद हो जाएगा। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए क्या क्या चीजें काम में आई, अब मैं इनको अलग से लिखता हूं, जो क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखिए आप। सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं ब्लड क्लोटिंग से, मैं कोशिश करूंगा सबको एक साथ लिखने की। सबसे पहले देखिए मैंने कहा ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। वो अगर ऑप्शन में दिया जाए और आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग है वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, आप क्या करोगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हेल्प करता है या नहीं करता, क्योंकि आपने देखा प्लेटलेट्स ही नष्ट होते हैं चोट लगते ही, और थ्रोम्बोप्लास्ट बना था। उसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है, कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है, तो आपने देखा 2 प्रोटीन थी अपने ब्लड की, कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये 2 प्रोटीन्स हैं जो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कौन सा अंग सहायता करता है, कौन सा ऑर्गन सहायता करता है ब्लड क्लोटिंग में, बता सकते हो, लीवर ही काम में आ रहा था। ठीक है, लीवर या जो यकृत है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कौन सा विटामिन हेल्प करता है, कौन सा विटामिन हेल्प करता है ब्लड की क्लोटिंग होने में, तो वो विटामिन कौन सा था, विटामिन के। क्योंकि विटामिन के की उपस्थिति में क्या करता है, लीवर प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। यानी ये जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये तभी बढ़ेगी जब आपकी बॉडी में विटामिन के उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर पूछा जाए तत्व, पूछा जाए, ध्यान रखना तत्व या एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट सहायता करता है आपके शरीर में ब्लड क्लोटिंग होने में, तो वो करता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम बॉडी में नहीं होगा तो जो लास्ट वाली रिएक्शन थी फाइब्रिनोजन किसमें बदल रहा था, फाइब्रिन में बदल रहा था, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यानी कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन के भी इंपॉर्टेंट है,
अगर बॉडी ऑर्गन पूछा जाए तो लीवर इंपॉर्टेंट है, 2 प्रोटीन पूछी जाए तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन है, और ब्लड का जो भाग पूछा जाए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा ऑप्शन में दे रखे हैं, और पूछे कि कौन सा जो भाग है वो सहायता करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो कौन सा करता है प्लेटलेट्स, और किस प्रकार से करता है वो चीजें आपने देखी। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस में लगभग कितना टाइम लगता है, तो 5 से 6-7 मिनट के अंदर क्या है ये पूरी प्रोसेस हो जाती है और ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है तो एक बीमारी होती है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बढ़ता, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी बीमारी के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता है और खून बहने से व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो चलिए आगे अब अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, वो चीजें अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड के बारे में अपन ने सामान्य संगठन पढ़ लिया इसका, ठीक है, 2 भाग पढ़ लिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस पढ़ ली। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, ये सारी चीजें अपन कल की क्लास में कवर करेंगे। और ये सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट के अंदर टोटल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिस्ट्री की क्लासें भी कल से शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।